ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था बायोलॉजी का, साइंस के बारे में बताया था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताया गया था कि बायो की क्या क्या वेरियस ब्रांचेस हैं, ठीक है, कितने तरीके की फील्ड्स हैं, अप्लाइड बायोलॉजी क्या है और इसके अलावा दूसरे तरीके की क्या ब्रांचेस हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। फाइन, ठीक है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर था आप लोगों की बुक का, क्लास 9 का, कि बायोलॉजी जो है उसकी क्या क्या वेरियस ब्रांचेस हैं, और इसलिए उसको हम लाइफ साइंसेस बोल रहे थे क्योंकि काफ़ी वास्ट वो फील्ड अब बन चुकी है। फाइन, आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन। कुछ बच्चों के स्कूल में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है, और आप लोगों को काफ़ी कुछ पहले से पता भी होगा इसके बारे में, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो इसीलिए अभी हम सबसे पहले न्यूट्रिशन उठा रहे हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है, जो भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, सेल या टिश्यूज़, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइन, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बताना चाहती हूँ कि जो जो चीज़ें आप लोगों की कंप्लीट होती जा रही हैं, उसे आप जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, पहले तो वो जो भी आप जैसे जो भी मैंने चीज़ें लिखी, वो आप लोग समझने के बाद उसे नोट डाउन करो। टाइम दिया जाता है, अच्छे से उसको लिखो प्रॉपर, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और जो डाउट्स आ रहे हैं उसे आप लोग इग्नोर बिल्कुल भी मत करो। वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग मेंशन कर दिया करो, जैसे ही नेक्स्ट क्लासेस होंगी हम लोग फिर उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी ध्यान रखनी है। और बाकी दूसरी चीज़, आप लोगों के पास अभी टाइम है तो आप लोग बुक ज़रूर पढ़ें। जो भी बुक आप लोगों के स्कूल वालों ने लगवा रखी है आईसीएसई में, उसे ज़रूर पढ़ें। जितना सेक्शन कंप्लीट हो गया है एटलीस्ट उतना तो ज़रूर कवर अप करो। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। एक तो यहाँ क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसे ढंग से समझें, उसे नोट डाउन करें, और सेकेंडली कि अभी टाइम है तो इसलिए आप लोग बुक वगैरह ज़रूर पढ़ें। और तीसरी बात आप लोगों को बताई, डाउट्स इग्नोर नहीं करने। ठीक है, तो ये सब बातें आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर न्यूट्रिशन। ओके, सो न्यूट्रिशन इज़ बेसिकली, जैसे कि आप लोग नाम से समझ में आ रहा होगा कि न्यूट्रिशन इज़ अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड their utilization in बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिशन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि फूड क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने कई बार ये टर्म सुनी है सारा दिन ही, इवन कई लोग तो, कई बच्चे तो बड़े फूडी टाइप्स होते हैं, हाँ, उन्हें फूड के अलावा और कुछ दिमाग में ही नहीं आता। तो फूड बेसिकली क्या होता है? फूड इज सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, या सोर्स ऑफ एनर्जी। सिंपल भाषा में कहा जाए तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसे ही आप फूड बोलते हो। ऐसा है या नहीं? यस और नो? तो फूड जो है बेसिकली ये है सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो कई सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसका ये रिजर्वॉयर है, उसका ये स्रोत है, उसे आपने फूड बोल दिया। अब बात यहाँ आती है कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स वो केमिकल्स हो गए, वो कंपोनेंट्स हो गए फूड के, जो आपको क्या प्रोवाइड कराएं? एनर्जी प्रोवाइड कराएं। भाई, खाना खाने के बाद आपको एनर्जी महसूस होती है ना, आप एकदम एनर्जेटिक फील करते हो, आप दुनिया भर की एक्टिविटीज़ कर सकते हो। दो कंडीशन इमेजिन करो, एक कंडीशन वो कि जब आपने खाना नहीं खाया, आपको बहुत भूख लग रही है, ठीक है, सारी कंसंट्रेशन पेट पे चली जाती है, खाने पे चली जाती है कि हम कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें भूख लग रही है ना। और दूसरा कि एकदम हम बिल्कुल पैक्ड हैं, खा पी रखा है अच्छे से, अब नाउ वी आर रेडी टू डू वर्क, ठीक है, हम लोग खेलने के लिए तैयार हैं, हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, है कि नहीं? तो फूड जो है उसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसको कंज्यूम करने के बाद इमीडिएटली हमें एनर्जी मिलने लग जाती है? फूड इज़ बेसिकली उस सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए फूड को आप सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल देते हो। तो ये जो फूड है यानी कि सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें टर्म आई न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली केमिकल्स, ठीक है, या आप सिंपल बोलना चाहो तो कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, कंपोनेंट्स of food which give
या विच प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, तो जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे वो हो गए न्यूट्रिएंट्स। फाइन, तो यही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। आपको मेजर डोमेन्स की अगर बात करें तो न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? नंबर 1 ऑर्गेनिक एंड नंबर 2 इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये मेजर डोमेन है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है जी, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं यहाँ पर उसकी दो कैटेगरी आप लोगों को बता दी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो, ऑर्गेनिक का मतलब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन हाइड्रोजन अगर एक साथ आ रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक। ठीक है, और इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं आ रहे हैं, ईदर कार्बन इज प्रेजेंट और हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक में हमने अगर बात करी तो H2O वाटर, तो वाटर में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है बट देयर इज नो कार्बन। फाइन, इसीलिए ये इनऑर्गेनिक है। ऐसे ही CO2, तो CO2 जो है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो अकेला अगर कार्बन आ रहा है या हाइड्रोजन आ रहा है तो वो हो गया इनऑर्गेनिक, और जब दोनों एक साथ आ जाते हैं दैट इज ऑर्गेनिक। फॉर एग्जाम्पल CH4। अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक में और आप क्या लिख सकते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स बेसिकली जैसे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये जो एलिमेंट्स आप लोग पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, ठीक है, तो उन्हीं को ही एक तरीके से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड मिनरल्स। ऑर्गेनिक में नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 फैट्स, ओके, एंड नंबर 4 विटामिन्स। ठीक है क्लास, तो ये सारे के सारे जो हैं ये कहलाए जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। फाइन, तो न्यूट्रिशन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, नाम में ही है न्यूट्रिशन इन जनरल, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल जनरल तरीके से पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज नहीं है, बिल्कुल एक सुपरफिशियल नॉलेज है, ताकि आपको आइडिया लग जाए क्लास 9th के लेवल पर कि हाँ हमारी जो सेल है या फिर जो हमारी बॉडी है उसमें इतने इतने तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स ये रोल प्ले करते हैं, तो इन जनरल एक आइडिया लग जाए, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है ना, तो हमने डिस्कस कर लिया कि फूड क्या है। सबसे पहले फूड में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट्स जान लिए कि दे आर बेसिकली केमिकल्स या कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो कि हमें एनर्जी देते हैं, इसीलिए फूड को खाने के बाद हमें एनर्जी महसूस होती है। और न्यूट्रिएंट्स की फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली कि वो दो कैटेगरी के हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो फूड, न्यूट्रिएंट्स, उसका क्लासिफिकेशन, इतना टर्म हमें क्लियर हो गया। अब तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, अब वापस हम चैप्टर की हेडिंग पर चलते हैं, उसके टॉपिक, मेन टॉपिक पर चलते हैं। देखो, न्यूट्रिशन यानी कि अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर यूटिलाइजेशन इन बॉडी या इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स जब आप अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हो, यानी कि जब आप बेसिकली फूड खाते हो, फूड कंज्यूम करते हो, तो जब आपने फूड कंज्यूम किया तो नेचुरल बात है न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी में चले गए, ऐसा है या नहीं? ठीक है ना, तो जो फूड आपने कंज्यूम किया, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में चले गए, और जब आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो आपकी बॉडी उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको निकालना शुरू करती है। ठीक है, और उसी एनर्जी का डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर यूटिलाइजेशन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने राइस कंज्यूम करे, तो जो राइस है, चावल है, या फिर ऐसे रोटी वगैरह है, चपाती हो गई या पोटैटो है, ये सब चीज़ें, इनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। फाइन, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, तो यही कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये न्यूट्रिएंट्स हो गए, अभी आप लोगों को बताया, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन्हीं को ही हमारी बॉडी कंज्यूम कर रही है और क्या करेगी, इनको तोड़ देगी। ठीक है, ब्रेक डाउन कर देगी, तो कार्बोहाइड्रेट, इसको आप ऐसे समझ लो एक लंबी सी चेन है।
ठीक है, काफ़ी लंबी सी चेन है। जब इसको तोड़ा जाएगा तो इस तरीके से ये यूनिट्स अलग अलग हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से। ये यूनिट मैंने अलग अलग करके दिखा दी। तो ये जो यूनिट बन गई है, ये यूनिट्स, इनको क्या कहेंगे? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज जो है फर्दर फिर इसको और ब्रेक डाउन करा जाता है और इसके अंदर भी जो एनर्जी होती है उसको निकाला जाता है और फिर उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। आप इतने सारे काम करते हो ना उस एनर्जी से, आप पढ़ते भी हो, है ना, आप खेलने कूदने भी जाते हो, आप लोग मतलब और दूसरे काम भी करते हो, काफ़ी सारे काम करते हो, स्कूल भी जाना होता है, यहाँ कोचिंग भी आना होता है, तो देयर आर लॉट ऑफ वर्क। फाइन। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी हमें अल्टीमेटली मिलती है फूड से। ठीक है, तो ये सब अभी हम आगे समझेंगे कि ग्लूकोज वगैरह से भी कैसे एनर्जी निकलती है, वो आगे की बात है, आगे के लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये जनरल मैंने आप लोगों को एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि न्यूट्रिशन क्या है, फूड क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। अब आगे एक एक करके हमें यही डिटेल में पढ़ना है। ये आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट कम्स, कुछ और टर्म्स भी हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा पहले भी, बैलेंस्ड डाइट। फाइन। तो ये टर्म आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, काफ़ी छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, संपूर्ण आहार हिंदी में बोल देते हैं। ठीक है, तो बैलेंस्ड डाइट इज बेसिकली व्हाट? बैलेंस्ड डाइट इज a diet that contains all required amount of nutrients called balanced diet। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, ये थाली हो गई, यहाँ पर कंटेनर्स हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल राजमा पर हैं या दाल मखनी ले लो, है कि नहीं, यहाँ पनीर हो गए, फाइन, यहाँ चपाती हो गई और इसके अलावा राइस हो गए। कुछ बच्चों के मुंह में पानी आ रहा होगा इतना सारा कुछ देख के। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें और भी लगा लो, रायता हो गया और भी एडिशनल कर्ड का कुछ आइटम, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी। तो अब इस तरीके का जो फूड है इसमें आप देखोगे कि इसमें राजमा है तो प्रोटीन डाइट भी है, फाइन, रोटी है तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइट भी है, घी भी लगा हुआ है तो फैट वाली डाइट भी है। आप देख रहे हो सारे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ऐसे वाइटामिन भी प्रेजेंट हैं, वाटर कंटेंट भी हैं, मिनरल्स भी हैं, है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक कंप्लीट डाइट में प्रेजेंट है, कंप्लीट मील में प्रेजेंट है। तो ऐसी डाइट जिसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जो कि आपकी बॉडी को चाहिए, ठीक है, उस तरीके की कंप्लीट डाइट को आप क्या बोल देते हो? बैलेंस डाइट। फाइन, इसको लिखेंगे, अ डाइट दैट कंटेन्स all required amount of nutrients that contains all required amount of nutrients, कॉमा डाल के, called balanced diet। ठीक है, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। फाइन। अब 3 टर्म्स आती हैं, 3 टर्म्स कौन कौन सी? ये भी काफ़ी जनरल है, आप लोगों ने सुन रखी है पहले, ये टॉपिक है ही ऐसा, बहुत जनरल टॉपिक है। पहली टर्म आप लोगों ने सुनी होगी मील, ठीक है, दूसरा आप लोगों ने सुना होगा एपेटाइट। ओके, इस तरीके का टर्म सुना है नहीं? मील, एपेटाइट और एक और है हंगर। तो मील बेसिकली व्हाट? मील यानी कि जो भी आप लोग अमाउंट ले रहे हो, क्वांटिटी ले रहे हो फूड की एक टाइम पे, ठीक है, जैसे आपने लंच आप करा फॉर एग्जांपल या डिनर किया, उस दौरान आपने कितना फूड कंज्यूम किया, ठीक है, फूड टेकन बाय आवर बॉडी,
उसको आपने क्या बोल दिया, मील। ठीक है। ऐसे दूसरा एक टर्म आता है एपेटाइट। एपेटाइट मतलब डिजायर टू ईट, टू सेटिस्फाई हंगर। ठीक है। जैसे कई बार आप लोग देखते हैं ना, हम लोग बीमार हो जाते हैं, फीवर वगैरह हो गया या कुछ वायरल हो गया या कोई और कंडीशन आ गई, तो हम बोलते हैं हमें हमारी भूख मर गई, हमें भूख नहीं लग रही, ठीक है, या खाना खाने का मन नहीं कर रहा। तो ये डिज़ायर जो है बेसिकली ये उतनी नहीं रहती, फूड जो है उसको कंज्यूम करने की डिज़ायर नहीं रहती, तो बोल देते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। आप लोग जब इस तरीके की डिजीज़ेस के बारे में पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो डिजीज़ेस में सिम्टम्स वाला एक कॉलम रहता है, तो उस सिम्टम्स वाले कॉलम में कई बीमारियों में आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आएगा लॉस ऑफ एपेटाइट। तो लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या हुआ कि जो डिज़ायर है खाने की वो उन बीमारियों में पेशेंट को नहीं फील होगी, जिसकी वजह से जब भूख ही नहीं लगेगी तो फिर वो खाएगा क्या। ठीक है, जब डिज़ायर ही नहीं होगी तो इसीलिए एपेटाइट इज़ बेसिकली डिज़ायर टू ईट टू सेटिस्फाई हंगर। ठीक है, और हंगर इज़ बेसिकली सेंसेशन या अनईजी सेंसेशन produced due to lack of food, due to lack of food। तो खाने की कमी से जो सेंसेशन, अनईजी सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, वही जब भूख लग रही होती है तो पता चल जाता है ना भूख लग रही है, एक अलग सी सेंसेशन महसूस होती है, तो वही सेंसेशन को आप क्या बोल देते हो, हंगर। ठीक है, और इसी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या कंज्यूम करते हैं, मील। तो राइट डाउन ओवर हियर अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ फूड टेकन एट वन टाइम। ठीक है, इसको नोट डाउन करो आप लोग। हाँ जी, डन। ओके, तो वन बाय वन हम लोग सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी पढ़ाई। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, देन फैट्स, देन प्रोटीन्स। ओके, ये सब कौन कौन से फूड आइटम्स में मिलते हैं, ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें आपको तीन बेसिकली एलिमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाम में ही आ रहा है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बो मीन्स कार्बन। ओके, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स, इसीलिए दे आर नेम्ड सो। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड से क्या मतलब हुआ कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग
ग्लूकॉन डी वगैरह पीते हो, ठीक है, अभी समर्स चल रही हैं तो ग्लूकॉन डी वगैरह का कंजप्शन होता है, ऐसे और भी दूसरे ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं। तो इसी तरीके के जो ड्रिंक्स रहते हैं इनमें ग्लूकोज का लेवल, कार्बोहाइड्रेट का लेवल बहुत हाई होता है। इसी वजह से जैसे हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हम लोग क्या फील करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी। फाइन, तो इसीलिए तो ये एनर्जी गिविंग फूड रहते हैं, ये हमें काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर ऑफ वेरियस कैटेगरीज। कार्बोहाइड्रेट्स तीन तरीके के रहते हैं। नंबर 1 इज मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स। नंबर 2 इज ओलिगोसेक्राइड्स, और नंबर 3 इज पॉलीसेक्राइड्स। तो ये तीन तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्या कंसेप्ट है क्या नहीं। हाँ जी, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल या वन, और सेक्राइड मीन्स शुगर या कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो अपने आप में एक ही यूनिट हैं और वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, ठीक है, तो उनको आपने क्या बोल दिया, मोनोसेक्राइड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है आप लोग जानते हो ये अपने आप में एक ही यूनिट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ग्लूकोज यहाँ दिखा दिया, ठीक है, तो ये अपने आप में एक ही यूनिट है, सिंगल यूनिट है। तो सिंगल यूनिट को हमने यहाँ पर, सिंगल शुगर को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, मोनोसेक्राइड। ऐसे ही फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब मोनोसेक्राइड्स हैं, ये अपने आप में यूनिट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वॉल हो गई ना, तो वॉल जो है ये बनी हुई है ब्रिक्स की, ओके, तो ब्रिक एक यूनिट हो गई। फाइन, तो वो एक यूनिट जो है उसी को ही आपने क्या बोल दिया, मोनोसेक्राइड, ओके, एक ब्रिक को। ऐसे ही एक ब्रिक, दूसरे ब्रिक, तीसरी ब्रिक, कई सारी ब्रिक्स मिलती चली जाएंगी, तो नेक्स्ट जो कैटेगरी बनेगी वो बनेगी ओलिगोसेक्राइड। यहाँ पे ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी कि अब यहाँ पर सिंगल यूनिट नहीं है इस वाले केस, जैसे इस वाले केस में थी, यहाँ पर कई सारी यूनिट्स हैं, ओके, तो 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, ऐसे कई तरीके की यूनिट्स जो हैं वो आपस में मिलेंगी और कौन सी कैटेगरी बनाएगी कार्बोहाइड्रेट्स की, ओलिगोसेक्राइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करी जाए सुक्रोज, तो सुक्रोज जो है इसके केस में आप देखो 2 यूनिट्स हैं, कौन कौन सी, एक तो ग्लूकोज और दूसरी है फ्रक्टोज। फाइन, ये भी लिखना नहीं है आप लोग, मैं भी ढंग से लिखवाऊंगी। तो सुक्रोज जो है यहाँ पर 2 यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी, एक तो ग्लूकोज और दूसरी फ्रक्टोज। अब क्योंकि 2 यूनिट्स देखने को मिल रही हैं, एक से ज़्यादा हो गई, तो एक से ज़्यादा यूनिट आ गई, इसीलिए कौन सी कैटेगरी में आ गई, ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। तो जो मोनोसेक्राइड है वो अपने आप में एक ही यूनिट है, और एक यूनिट से जैसे ही 2, 3, 4 एंड सो ऑन यूनिट्स बढ़ने लग जाती हैं, तो वो यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, मिल जाती हैं और अलग अलग तरीके की शुगर्स बनाती हैं। उन्हीं शुगर्स को, उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स को आप बोल देते हो ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड कई तरीके के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। अब क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट्स आ रही हैं, इसीलिए इस कैटेगरी को आप क्या बोलोगे, डाइसेक्राइड। यह भी लिखना नहीं है आप लोगों को, पहले समझ लो उसके बाद लिखना, ठीक है, मैं अभी लिखवा दूंगी ढंग से जो भी है। तो डाइसेक्राइड क्यों बोला, डाई मीन्स 2, सेक्राइड मीन्स शुगर, ओके। तो 2 शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, 2 कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं या 2 कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स जो हैं वो आपस में मिली हैं और इसीलिए ये शुगर तैयार हो गई है, ये वाला कार्बोहाइड्रेट तैयार हो गया है, इसलिए सुक्रोज को आपने क्या बोल दिया, डाइसेक्राइड। फाइन, और ऐसे ही तीसरी टर्म आ गई पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मीन्स, पॉली मीन्स मैनी और सेक्राइड मीन्स शुगर,
यानी कि कई सारे शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट की यूनिट मिलती चली जाएंगी और बन जाएगा पॉलीसेक्राइड। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी रेंज में जाती है, 100, 1000 इस रेंज में। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, ये दूसरा ग्लूकोज, ये तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, पांचवा एंड सो ऑन करते करते हम 1000 पर पहुँच गए। तो एक बहुत लंबी सी चेन तैयार हो जाएगी और उसी को आपने क्या बोल दिया, पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड जो हैं ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स आती हैं। ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स आ रही हैं तो आपने क्या बोल दिया, पॉलीसेक्राइड। कुछ आ रही हैं मतलब कम आ रही हैं, 2, 3, 4 या अप टू 10 इतनी आ रही हैं तो बोल दिया ओलिगोसेक्राइड। और अगर एक ही यूनिट आ रही है तो हमने क्या बोल दिया, मोनोसेक्राइड। ओके, इस तरीके से है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के हो गए डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर एक ही यूनिट है तो मोनोसेक्राइड, एक ही ब्रिक थी, एक ही ईंट थी तो क्या बोल दिया, मोनोसेक्राइड। 2 ईंटें आ गई, 3 ईंट आ गई या 4 ब्रिक्स आ गई तो कैटेगरी बन गई ओलिगोसेक्राइड। अब ओलिगोसेक्राइड में भी एक सब कैटेगरी आ जाती है डाइसेक्राइड। डाई मीन्स 2 यानी कि 2 ब्रिक्स हैं। ओके, तो अगर 2 यूनिट्स आ रही हैं तो डाइसेक्राइड। ऐसे अगर 3 यूनिट्स आएंगी, मैं यहाँ पर एक और लगा दूँ तो आप क्या बोल देंगे, ट्राइसेक्राइड। 4 यूनिट्स आ जाएंगी तो टेट्रासेक्राइड, ऐसे करके सो ऑन। फाइन, तो इस तरीके से चलता है ये। तो ओलिगोसेक्राइड में कई सारी यूनिट्स आ जाती हैं, मोनो में एक थी, ओलिगो में कई आ जाती हैं। और बहुत ही सारी आ जाए, ठीक है, तब कौन सी कैटेगरी आ गई, पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं इसलिए नाम पड़ गया पॉलीसेक्राइड। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोग इसको ढंग से लिख लो और फिर हम इसको और डिटेल में इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इतना ही था इसमें, और कुछ नहीं है। राइट डाउन। मोनो मीन सिंगल, सेक्राइड्स मतलब शुगर, ये लिख ही लिया होगा आप लोगों ने। शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी बोल देते हैं। तो इसमें दे आर सिंपल शुगर्स, ये सिंपल शुगर्स होती हैं। मोनोसेक्राइड्स आर सिंपल शुगर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ग्लेक्टोज। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी बोल देते हैं, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोल देते हैं। ठीक है, ग्लेक्टोज मिल्क में प्रेजेंट होती है। फाइन, तो मोनोसेक्राइड्स में ये सारी शुगर्स आ जाएंगी। तो ये सिंपल हैं, एक एक यूनिट ही हैं। ठीक है, अपनी मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए आप लोग बनाना चाहो ऐसे डायग्राम बना सकते हो तो एक ही यूनिट में रहेंगी ये, इसलिए ये सिंपल हैं। सिंपल मतलब जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ना हो, ज़्यादा एलोंगेटेड ना हो, स्ट्रक्चर में इजी रहे। तो ये सारी चीज़ें थी सिंपल में। नेक्स्ट कैटेगरी ओलिगोसेक्राइड्स की। तो ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं यहाँ पर कैटेगरी हम कौन सी पढ़ेंगे, ओलिगो का मतलब ऐसे फ्यू से होता है और सेक्राइड का मतलब शुगर। यहाँ पे हम कैटेगरी पढ़ेंगे डाइसेक्राइड्स की। तो डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, मेड अप ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स। जो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स के बने हुए हों उनको आप क्या बोलेंगे, डाइसेक्राइड्स। फाइन, इसके एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइसेक्राइड वाली कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम लोग ओलिगो में। मैंने आप लोगों को बताया था 2 यूनिट्स हैं तो डाइसेक्राइड, 3 है तो ट्राई, लेकिन हमें डाइसेक्राइड वाली ही पढ़नी है अभी 9th के लेवल पे। तो एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले सुक्रोज।
तो सुक्रोज इज डाइसैकेराइड शुगर, केन शुगर भी बोल देते हैं इसे, क्योंकि शुगर केन से मिलती है। ठीक है, जो आप चीनी खाते हो, घर में शुगर खाते हो, उसके अंदर सुक्रोज ही प्रेजेंट होती है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज कौन सी शुगर हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं, मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड? मोनोसेक्राइड। ठीक है, और दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो हैं वो मिलकर के क्या बना रही हैं, सुक्रोज, विच इज अ डाइसेक्राइड शुगर। ओके, नंबर 2, सुक्रोज के बाद नेक्स्ट इज माल्टोज। माल्टोज इज माल्ट शुगर। तो इसमें 2 यूनिट्स कौन सी आ जाएंगी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और तीसरी हो गई लैक्टोज। लैक्टोज इज मिल्क शुगर, क्योंकि ये मिल्क में प्रेजेंट डाइसेक्राइड शुगर है। मिल्क में लैक्टोज भी प्रेजेंट थी पर वो मोनोसेक्राइड थी। ठीक है, डाइसेक्राइड इज लैक्टोज, और लैक्टोज क्योंकि डाइसेक्राइड है तो 2 यूनिट्स होंगी। 2 यूनिट्स कौन कौन सी, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज। ठीक है, इसलिए मैंने बोला गैलेक्टोज मिल्क में प्रेजेंट थी, वो मिल्क में लैक्टोज के अंदर होती है। ठीक है, तो ये तीनों जो शुगर हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, दीज 3 आर डाइसेक्राइड शुगर। और डाइसेक्राइड में जिन यूनिट्स से मिलके बनी है वो यूनिट्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। फाइन। इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है वो है पॉलीसेक्राइड। तो पॉली मीन्स मैनी और सेक्राइड मतलब शुगर। ओके, तो यहां पर लिख लेंगे मेड अप ऑफ मैनी मोनोसेक्राइड यूनिट्स। मेड अप ऑफ मैनी मोनोसेक्राइड यूनिट्स। ठीक है, उन्हें हम पॉलीसेक्राइड बोलेंगे। और इसके एग्जाम्पल यहाँ लिखे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 स्टार्च। तो स्टार्च नाम तो आप लोगों ने पहले भी सुना है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है, प्रेजेंट इन प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स में मिलता है। तो कई सारे ग्लूकोज की यूनिट्स जो हैं वो इस तरीके से मिलती हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है इनके बीच में। फाइन, ये ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन करते करते थाउजेंड्स में वैल्यू पहुंच जाती है। तो ऐसे कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के एक चेन बना देते हैं। बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स आ गए, ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड ना, तो कई सारे यूनिट्स आ गए, इसीलिए पॉलीसेक्राइड, स्टार्च। ठीक है, नंबर 2 इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये भी एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है एंड इट इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। ये एनिमल्स में मिलता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, प्लांट बॉडी में ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। यहाँ आप डायग्राम लिख करके यहाँ नीचे ग्लूकोज भी लिख सकते हो, ये सारी ग्लूकोज यूनिट्स हैं। ठीक है ना, ऐसे ही ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन एनिमल्स। भाई जो आप एक्स्ट्रा खाना खा रहे हो, आई मीन जो भी आपने फूड कंज्यूम किया, जितना बॉडी को लेना होता है बॉडी ने ले लिया। ओके, अब जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी स्टोर तो करेगी ना, तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारी बॉडी में वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज एंड सो ऑन। तो ये आपको मिलेगा एनिमल बॉडी में। और दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या लिख सकते हैं, स्टोर्ड, सॉरी, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड in form of glycogen in liver cells.
एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर सेल्स। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड में एक हो गया स्टार्च, दूसरा हो गया ग्लाइकोजन, और तीसरी कैटेगरी आप लिख सकते हो सेल्यूलोस। ये नाम भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो सेल्यूलोस कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में? प्लांट्स में। प्लांट में भी कौन से पार्ट में, आई मीन सेल के कौन से पार्ट में? सेल वॉल। ठीक है, तो सेल्यूलोज जो है प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ओके, तो ये सारे के सारे जो थे ये थे कार्बोहाइड्रेट्स, सारे आप लोगों को बता दिए। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं उसमें काफ़ी तो कवर अप हो ही गए हैं। तो ये एनर्जी देते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स में आपको मिल जाएंगे। आप लोग जानते हो, जैसे अभी बताया, राइस है, वीट है, गेहूं का आटा, आप लोग रोटी वोटी खाते हो, चावल खाते हो, है ना, पोटैटो खाते हो, और ये जितने भी आप लोग एक्स्ट्रा जो इंस्टेंट फूड लेते हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलता है। ओके, तो प्लांट वाला पार्ट हो गया तो स्टार्च मिल जाएगा, एनिमल वाला पार्ट ले रहे हो तो ग्लाइकोजन मिलेगा। अल्टीमेटली वो टूट करके ग्लूकोज ही बनाएगा। ठीक है, वो ग्लूकोज का ही बना हुआ है इसीलिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स की 3 कैटेगरी आपको बता दी, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स अपने आप में सिंपल शुगर हैं, ये फर्दर नहीं आगे मतलब ये सिंपल हैं अपने आप में, ये एक तरीके से बेसिक यूनिट्स हैं। ओके, इनसे मिलकर के ही बाकी के शुगर्स तैयार होते हैं, तो इनको यूज़ करके ही ओलिगोसेक्राइड बने। बस फर्क सिर्फ इतना है, ओलिगोसेक्राइड में इनका नंबर कम होता है, और जब इनका नंबर, मोनोसेक्राइड यूनिट्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दे बिकम पॉलीसेक्राइड, और सबके एग्जाम्पल्स मेंशन्ड हैं। ठीक है क्लास, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझा दिया कार्बोहाइड्रेट्स में, ये सब नोट डाउन कर लो। कार्बोहाइड्रेट CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ CHO। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं फैट्स। ठीक है, तो फैट के नाम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, नाम सुनने से मोटे नहीं होते। नंबर 2 इज फैट्स। ठीक है, तो फैट्स जो होते हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह इन्हीं यूनिट्स, इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये भी तो फैट्स जो हैं बेसिकली ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी एनर्जी हम प्रोड्यूस करने वाले फूड थे, ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड थे। फैट भी जो हैं ये भी बहुत एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं उसमें फूड इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट, फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और जब ज़रूरत पड़ती है, जब ज़रूरत पड़ती है मतलब कब ज़रूरत पड़ेगी भाई, जब आप लोग मान लो खाना नहीं खाया आप लोगों ने, है कि नहीं, जैसे फास्ट रख लिया, ठीक है, कोई व्रत रख लिया, खाना नहीं खाएंगे आज हम चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एनर्जी तो चाहिए ना, हमें हर पल एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी है, आप लोग ये सुन पा रहे हो, लिख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक चल पा रही हूँ, इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी मिलता है फूड से।
ठीक है। और फूड एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराते हैं? फूड जो है वो हमारी बॉडी में उनको तोड़ा जाता है। फूड में न्यूट्रिएंट्स है ना, अभी आप लोगों को पता है न्यूट्रिएंट्स, एक न्यूट्रिएंट तो पढ़ा ही दिया, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को तोड़ा जाता है, इनको अच्छे से इनका ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को फिर कैप्चर किया जाता है एटीपी में, और उसी एटीपी को हम यूटिलाइज करते हैं दुनिया भर की एक्टिविटीज़ में। ओके, तो ये बहुत जनरल है, अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो। ये हालांकि हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे डिटेल में। तो फूड जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो भी एनर्जी निकली उसी एनर्जी को, भाई एनर्जी है, उड़ सकती है, हवा में फैल वैल सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए उसको तुरंत कैप्चर करना ज़रूरी है। तो कैप्चर कर लेते हैं एटीपी की फॉर्म में, और वही एटीपी फिर सेल यूटिलाइज करती रहती है और हम एनर्जेटिक महसूस करते रहते हैं। ठीक है ना। तो फैट्स जो होते हैं इसीलिए ये काफ़ी अच्छे रिजर्वॉयर हैं। तो मेडअप ऑफ CHO, प्रोवाइड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन ब्रेकडाउन। तो जब इन्हें तोड़ा जाएगा, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा, अभी बताया ना एनर्जी कैसे निकलेगी, न्यूट्रिएंट्स को तोड़ के। फैट इज ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट, तो इसको भी एनर्जी अगर निकालनी है इससे तो तोड़ना पड़ेगा। तो जब इनको तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, तो फैट्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है। तीसरी चीज़, प्रोवाइड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन ब्रेक डाउन। तीसरी चीज़, फंक्शंस। फैट के क्या क्या फंक्शन है? नंबर 1, रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी। रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी का मतलब, रिजर्वॉयर का मतलब होता है सोर्स। तो नेचुरल बात है भाई, अभी आपको बताया, जब इनको तोड़ा जाएगा तो काफ़ी लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो इसीलिए इनको रिजर्वॉयर बोल दिया। और दूसरा इसमें पॉइंट आ जाता है, दे फैट्स प्रोवाइड इंसुलेशन। इंसुलेशन मीन्स जो हमारी स्किन है इसके नीचे फैट की लेयर डिपॉजिट रहती है। तो फैट्स जितनी अच्छी क्वांटिटी में होगा तो आपकी बॉडी के अंदर की जो भी हीट होगी, ठीक है, मान लो ये फैट की लेयर है, ठीक है, जो भी बॉडी की हीट होगी वो हीट ईजिली रिलीज आउट नहीं हो पाएगी। और जब ईजिली रिलीज आउट नहीं हो पाएगी तो नेचुरल बात है बॉडी में आपको मतलब गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो सर्दियों में इसीलिए विंटर्स के मौसम में बोलते हैं ना कि फैट वाला जो आइटम है, फूड आइटम है, वो ज़्यादा कंज्यूम करो। ठीक है, ये घी हो गया, देशी घी हो गया, ये सब चीज़ें खाने को बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फैट्स जो होते हैं, क्योंकि घी वगैरह में फैट्स है और यही फैट जो होते हैं इनके अंदर ये इंसुलेशन देते हैं। ठीक है, ये इजीली हमारी बॉडी की हीट को निकलने नहीं देंगे, जिसकी वजह से हम मतलब विंटर्स के मौसम में हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं, दे प्रोवाइड इंसुलेशन। फाइन। बाकी आप लोगों को बताइए फैट कौन कौन से सामान में प्रेजेंट होते होंगे, पता ही चल जाता है, देखते ही पता चल जाता है, और आप देखने के बाद दूर भागते हो इतना फैट है इसके अंदर। कुछ बच्चे, ठीक है, सब लोग नहीं। नंबर 3 इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं, अच्छा एक चीज़ और, ये मैंने आपको लिखवा दिया, मेडअप ऑफ CHO। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक और पॉइंट बना करके फैट्स में। दो चीज़ें मिलकर के फैट बनाती हैं, फैटी एसिड्स और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलकर के लिपिड या फैट्स तैयार करते हैं, फैट्स बनाते हैं। ठीक है, तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में यही एलिमेंट्स आ रहे होते हैं अल्टीमेटली, कार्बन आ रहा होता है, हाइड्रोजन आ रहा होता है, ऑक्सीजन आ रहा होता है। तो अल्टीमेट अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो CHO, ठीक है, लेकिन फैट्स बेसिकली मोटे मोटे कौन से यूनिट से मिलके बने हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के। और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में क्या आ रहे होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। देन
नेक्स्ट कम्स प्रोटीन्स। इसमें भी तो इनकी बेसिक यूनिट हो गई अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, ओके, यानी कि कई सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं ये जॉइन होंगे और इस तरीके से ये कौन सी चेन बना देंगे, प्रोटीन की चेन बना देंगे। ठीक है, तो ये जो एक यूनिट मैंने दिखाई ये हो गई अमाइनो एसिड, और बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानना चाहो तो ये दो अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, तो ऐसे कई सारे अमाइनो एसिड्स, अब वही अमाइनो एसिड को आप एक ब्रिक समझ लो, और ऐसे कई सारे ब्रिक्स जो हैं ऐड होती गई चेन तैयार हो गई, दैट चेन इज कॉल्ड एज प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या हो गई, अमाइनो एसिड। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अच्छा अब अमाइनो, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अमाइनो एसिड फिर किसके बने हुए हैं, या प्रोटीन्स एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया था फैट्स बने तो इनके ही हैं, लेकिन इनके अंदर भी कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऐसे ही यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आएंगे अमाइनो एसिड्स में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन। ठीक है, इसलिए इसको आप बॉक्स में पैक कर लो, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रोटीन बनाने में, और इसके अलावा सल्फर। ठीक है, इन सम ऑफ द प्रोटीन, सल्फर के आगे सर्कल बना लेना और लिख लेना इन सम ऑफ द प्रोटीन। कुछ प्रोटीन में मिल जाएगा सल्फर। फाइन, तो प्रोटीन्स जो है इनकी बेसिक यूनिट हो गई अमाइनो एसिड्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट क्या थी, सिंपल शुगर कौन से थे, मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड से ही सारे शुगर्स बन रहे थे, चाहे वो डाइसेक्राइड हो चाहे वो पॉलीसेक्राइड हो, है कि नहीं। ऐसे फैट्स में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हो गए, इनकी बेसिक यूनिट क्या हो गई, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, और नाइट्रोजन जो है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रोटीन्स में ये रहता ही है, सब पहचान है एक तरीके से प्रोटीन की, एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट होगा उसमें। तो प्रोटीन्स में ये आ गया। ठीक है भाई, तीसरी चीज़ और क्या हो सकती है, अच्छा प्रोटीन के क्या फंक्शंस हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़कर आए हैं कि प्रोटीन क्यों चाहिए होता है, हाँ किस लिए चाहिए होता है प्रोटीन, ग्रोथ के लिए, है कि नहीं। तो प्रोटीन्स जो होते हैं रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए, है कि नहीं। आप खुद सोचो, जो लोग ज़्यादा प्रोटीन वोटीन नहीं कंज्यूम करते, दुबले पतले से पिचके से रहते हैं, हाँ, और जो लोग प्रोटीन वोटीन खाते हैं, क्या उनकी सेहत है। इसका मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोटीन खाना है, बस प्रोटीन ही खाना है, हम कुछ और खाएंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो सारी अभी बैलेंस डाइट बताई ना आप लोगों को, तो डाइट में बैलेंस डाइट का ध्यान रखें, ये नहीं बस हम एक ही तरीके का फूड कंज्यूम करेंगे, क्योंकि फिर वो बहुत हार्मफुल भी हो जाता है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसके अलावा दूसरी चीज़ आप लोग लिख सकते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मतलब भाई कुछ डैमेज हो गया बॉडी में, ठीक है, तो रिपेयरिंग करानी है, चोट वोट लग गई तो जो भी आप देखते हैं कुछ दिनों बाद रिपेयरिंग हो जाती है, तो रिपेयर में मेंटेनेंस में इसके लिए भी प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन्स में लिखेंगे, अगर प्रोटीन्स की आपकी बॉडी में कमी हो जाए, मतलब आपकी नहीं, इन द सेंस बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि उनको क्या करनी है, बॉडी की ग्रोथ करनी है। ठीक है, तो अगर उनको प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन्स नहीं मिलते तो कुछ डिजीज़ेज हो जाती हैं, तो उन डिजीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो डेफिशिएंसी, या आप लिखेंगे सीवियर डेफिशिएंसी, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ proteins, severe deficiency of proteins leads to
कौन कौन सी 2 डिजीजेस हो जाएंगी? नंबर 1 क्वाशियोरकोर और नंबर 2 इज मरस्मस। ठीक है, दोनों ही प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? मरस्मस जो है ये सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी से नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से भी हो जाता है, और ये इन्फेंट्स में होता है। इन्फेंट्स का मतलब जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, बिल्कुल नवजात शिशु जिनको आप हिंदी में बोलते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी, ठीक है ना। तो मरस्मस जो है ये उनको अटैक करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट या प्रोटीन्स की अगर इतनी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मरस्मस हो जाएगा, और 1 साल से कम उम्र के बच्चों में ये देखने को मिलता है। फाइन, तो उनको प्रोटीन क्यों नहीं मिल पाया भाई? जनरली बच्चा जो है वो प्रोटीन कहाँ से ऑब्टेन करेगा? खाना वाना तो खाता नहीं। तो जो मदर का मिल्क है, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, वो कहीं ना कहीं बच्चे को प्रॉपर नहीं मिल रही है। इस वजह से बच्चे को प्रोटीन उसकी बॉडी में नहीं जा रहा है, और विच विल लीड टू दी डेफिशिएंसी। ठीक है ना। तो मरस्मस जो है ये इन्फेंट पर अटैक करता है, जबकि ये जो है ये 1 to 5 अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज आप बोल सकते हो, ये उन बच्चों को अटैक करता है। तो मेन कॉज इनका ब्रेस्ट फीडिंग ही है, कि इम्प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग जो है कहीं ना कहीं रही है, जिसकी वजह से प्रोटीन बॉडी में बच्चे को नहीं मिला है और उसको ये बीमारियां हो गई हैं, है कि नहीं। तो आप मेन कॉज लिख सकते हैं इनका। मदर्स मिल्क, ठीक है। और सिम्टम्स क्या क्या आ जाएंगे भाई? जो प्रोटीन्स हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे थे? ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो नेचुरल बात है, जब प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी तो ग्रोथ तो होगी नहीं, तो सिम्टम विल बी स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होगी बच्चे की। ठीक है, वीकनेस। आप लोग गूगल करके देख लेना, क्वाशियोरकर और मरस्मस की इमेजेस देख लेना कुछ बच्चों की, आप लोग खुद पाओगे इतने बिल्कुल पिचके हुए या दुबले पतले बच्चे हो जाते हैं, बहुत वीकनेस आ जाती है। ठीक है, तो ये वीकनेस बहुत हाई डिग्री की हो जाती है, हाई वीकनेस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये तो मैंने आपको मेन मेन बता दी। ठीक है क्लास, तो प्रोटीन्स के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया कि क्या क्या इसमें कंसेप्ट थे, प्रोटीन कौन से यूनिट से मिलके बना है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, फंक्शंस क्या क्या हैं प्रोटीन्स के, और प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगी तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, और वो कौन कौन से बच्चों को अटैक करेंगी, कितनी उम्र के बच्चों को। ठीक है, मेन कॉज क्या था वो भी बता दिया, ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रॉपर है कहीं ना कहीं, और सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। ठीक है ना, फाइन। तो तीसरे न्यूट्रिएंट्स भी डन। अब फोर्थ कैटेगरी पर चलते हैं, मिनरल्स। ये कंप्लीट कर लो आप लोग। डन। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट कम्स, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, प्रोटीन्स पढ़ लिए, फैट्स पढ़ लिए, नंबर फोर्थ मिनरल्स।
तो मिनरल्स जो हैं ये आप लोग जानते ही हैं, मैं बताया इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक वर्ड आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कार्बन हाइड्रोजन एक साथ हैं या नहीं? नहीं है, ठीक है। तो या तो कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, मतलब दोनों एक साथ नहीं है, तो उनको आपने क्या बोल दिया? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें काफ़ी सारे आ जाएंगे, जैसे नंबर 1 कौन कौन से मिनरल्स हैं? सबसे पहले कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। हाँ जी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? फाउंड इन या प्रेजेंट इन टीथ एंड बोन्स, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हो कि अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस आप लोग अच्छी क्वांटिटी में नहीं लोगे तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? भाई हड्डियां जो है हमारी, बोन्स जो हैं ये वीक हो जाएंगी, और अगर बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं तो फ्रैक्चर होने के चांसेस या उनके टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर कमज़ोर होगी तो टूटेगी ना, ठीक है। तो बोन्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और दूसरा आपको टीथ बताया, ठीक है। तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन टीथ एंड बोन्स ऑफ द बॉडी, इसीलिए कैल्शियम फॉस्फोरस चाहिए। नंबर 2 आयरन, हाँ जी आयरन, ये कहाँ मिलता है? किसका पार्ट है? प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में मिलता है ना, हीम मीन्स आयरन, ये जो वर्ड आता है हीम इसका मतलब ही होता है यहाँ पर आयरन आ जाता है। और ग्लोबिन इज प्रोटीन, यहाँ पर आ गया प्रोटीन, क्लियर। तो हीमोग्लोबिन का क्या रोल है? क्या होता है हीमोग्लोबिन? रेड पिगमेंट है, एक तो ब्लड को रेड कलर देगा, रेड पिगमेंट है ना। पिगमेंट मीन्स जो कलर प्रोवाइड करे, तो ये ब्लड को रेड कलर देता है। और सेकेंडली इट बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनसे ये बाइंड करता है और पूरी बॉडी में उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। नंबर 3 आयोडीन, ये आपको कहाँ मिलेगा? फाउंड इन आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट यानी कि नमक जो है, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट, उसमें आयोडीन आपको मिलता है। और इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, रोल इन थायराइड ग्लैंड that is constituent of thyroid hormones, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 8th में एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े थे कि नहीं? याद है तो चैप्टर। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे उसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, है ना, ऐसे ही हमने पेनक्रियाज, एड्रिनल, थायराइड भी एक ग्लैंड पढ़ा था। तो थायराइड ग्लैंड जो था, आप लोगों को बताया गया था कि जो थायराइड ग्लैंड है उससे एक हार्मोन रिलीज होती है, ठीक है, दैट हार्मोन इज थायरॉक्सिन। वैसे काफ़ी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन ऐसे करके, बट अभी आपके लेवल पर इतना डिटेल में नहीं है। तो थायराइड ग्लैंड जो है इससे थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज हुई, और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है इसके अंदर ही आयोडीन प्रेजेंट होता है, क्लियर। इसमें आयोडीन जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, ठीक है ना। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रहता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, आयोडीन। तो ये आयोडीन आपको टेबल सॉल्ट में मिलेगा। इन केस अगर आप प्रॉपर आयोडीन अपनी बॉडी में नहीं ले रहे हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगी, क्योंकि इसका पार्ट है। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर नहीं बनेगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि थायरॉक्सिन का रोल मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में ही है।
तो रोल इन थायराइड ग्लैंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थायराइड हार्मोन आयोडीन is constituent of thyroid hormone. यहाँ आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल थायरोक्सिन. तीसरा पॉइंट, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. हाँ जी, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन होगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा? थायरोक्सिन हार्मोन फॉर्म नहीं हो पाएगी और मेटाबॉलिज्म बॉडी का डिस्टर्ब हो जाएगा. इसको आप ऐसे लिख लो, गेट्स डिस्टर्ब्ड. ठीक है, मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही. जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं हमारी बॉडी में, सभी रिएक्शंस को मिला करके मेटाबॉलिज्म. फाइन. सो ये सब था आयोडीन. एक पॉइंट और लिख लो, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. ये भी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग क्लास 8 में. तो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कौन सी डिजीज हो जाएगी? गॉइटर. ठीक है ना. तो आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो गॉइटर हो जाएगा. गॉइटर यानी कि सीवियर स्वेलिंग या फिर सीवियर स्वेलिंग या एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, उसको बोलेंगे गॉइटर. तो इसका रीज़न भी आप लोगों को बताया था, ये किस तरीके से जनरेट होती है गॉइटर पूरा. ओके क्लास. इसके बाद नेक्स्ट जो है नंबर 5 इज वाटर. तो वाटर जो है वो कैसे एक न्यूट्रिएंट है? वाटर कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो आप लोग जानते ही हैं पानी का रोल कहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है? एक एक्सक्रीशन में. जो भी बॉडी के वेस्ट हैं भाई, एक्सक्रीशन का रोल कौन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में? किडनीज. तो जो भी बॉडी के वेस्ट हैं, जैसे कि सपोज सेल्स हैं, ये सेल्स रिएक्शंस कर रही हैं, काफ़ी सारी रिएक्शंस इन सेल्स के अंदर चल रही हैं. इन्हीं रिएक्शंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होएंगे? कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होएंगे. उन वेस्ट को आप क्या बोल रहे थे? नाइट्रोजनस वेस्ट. क्लास 8 में पढ़ा था ये सब. ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट. तो नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि वही जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है. तो ये जो वेस्ट होते हैं ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं. इनका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है और इनको निकालने के लिए ही पानी चाहिए होता है. बिना पानी के ये इजीली नहीं निकलते क्योंकि पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर किडनी इनको बॉडी से बाहर निकाल देती है कि नहीं. तो इसीलिए एक्सक्रीशन का मतलब होता है इन्हीं नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल. और नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल के लिए यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. तो वाटर इसीलिए हमारी बॉडी की क्लीनिंग करता है. तो बोलते हैं ना कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पानी पियोगे तो यू विल बी हेल्दी. हेल्दी मीन्स व्हाट? कि आपकी बॉडी के जितने भी वेस्ट थे वो तो निकल गए. तो जब निकल गए तो नेचुरल बात है यू विल बी हेल्दी. तो एक्सक्रीशन में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दूसरा ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन कैसे भाई? बिना पानी के सामान कैसे जाएगा? प्लांट बॉडी में ही ले लो, रूट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और ऊपर तक पहुंचाती हैं. उसी वाटर के अंदर मिनरल्स भी एडेड हैं. तो मिनरल्स नीचे से ऊपर तक किसकी वजह से जा रहे हैं? वाटर की वजह से जा रहे हैं. ऐसे ही जो खाना बनाया है लीव्स ने वो ऊपर से नीचे तक रूट्स की तरफ कैसे जाएगा? पानी की वजह से ही जाएगा. तो बिना पानी के ट्रांसपोर्टेशन भी पॉसिबल नहीं है कि नहीं. तो ट्रांसपोर्टेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और तीसरा जो हो गया थर्मो रेगुलेशन. थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर रेगुलेशन. थर्मो रेगुलेशन, थर्मो मीन्स टेम्परेचर. टेम्परेचर की रेगुलेशन के लिए भी वाटर चाहिए. कैसे? स्वेटिंग होती है
समर्स में आप लोग जानते हो ना टेम्परेचर कितना चला जाता है, 40-45, उससे भी ऊपर अब तो जाने लग गया। तो ये जो टेम्परेचर इतना राइज कर जाता है और हमारी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर पहुंच रहा है 45, 46, 47, है कि नहीं। तो हमारी बॉडी इस टेम्परेचर को कैसे कांस्टेंट रखती है, मेंटेन कैसे रखती है, वो हमारी बॉडी जो है वो स्वेट निकालना शुरू करती है, पसीना निकालना शुरू करती है। और वो जो पसीना होता है, स्वेट होता है, जब वो निकलता है तो बॉडी की जो हीट है वो भी निकलती है। तो जो हीट निकलेगी तो टेम्परेचर इनकेस अगर बढ़ेगा भी तो नेचुरल बात है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब मेंटेन रहेगा, कहने का मतलब ये हुआ। तो थर्मो रेगुलेशन जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन है। इसमें स्वेटिंग के ज़रिए भी जो वाटर है वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब वाटर के रोल्स हो गए। एक्सक्रीशन में आप लोग लिख लो, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट बाय किडनीज, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, ऑफ फूड एंड मिनरल्स, फूड मिनरल्स एक्सेट्रा। और थर्मो रेगुलेशन आप लोगों को बता ही दिया, फाइन। टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी कहानी थी वाटर की। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वाइटामिन्स। अब जो वाइटामिन वाला पार्ट है, वाइटामिन्स जो हैं ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ आएंगे, क्लियर। वाइटामिन्स क्या रोल प्ले करते हैं, ये हमारी बॉडी में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एंजाइम्स, सॉरी, कैटलिस्ट का भी काम करते हैं, रिएक्शंस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट पढ़ चुके हैं होंगे आप लोग केमिस्ट्री में, जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, रिएक्शन में हेल्प करता है, उन्हें कैटलिस्ट कहते हैं। तो वाइटामिन्स कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कई सारी कैटेगरीज हैं वाइटामिन्स में, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल जो वाइटामिन्स हैं ये हो गए विटामिन ए, डी, ई और के। और वाटर सॉल्युबल में हो गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और दूसरा हो गया विटामिन सी। तो ये सब हो गए फैट वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मीन्स ये जो वाइटामिन्स है ये पानी में सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। पानी में सॉल्युबलाइज हो जाएंगे तो पानी के जरिए बाहर भी निकल सकते हैं, बॉडी से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ी टाइम के लिए ही हमारी बॉडी में रहते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि वो फैट में सॉल्युबलाइज है, ये वाटर में सॉल्युबलाइज है, ठीक है। तो ये एक मैंने जनरल आप लोगों को बता दिया, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, फूड और सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर एंड वाइटामिन्स। तो आज की क्लास में पहले तो आप लोग होमवर्क ले लो। होमवर्क क्या है, आप लोगों की बुक में टेबल दे रखी होंगी वाइटामिन्स की, जिसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के वाइटामिन्स बता रखे हैं, और उनकी अगर जो डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो कौन सी बीमारी हो जाएगी वो बता रखी है। तो एक तो वो टेबल आप लोगों को अपने लेवल पे पढ़नी है, और जो भी डाउट्स आने हैं फिर वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये टेबल वाइटामिन्स की और मिनरल्स की, फाइन, ये दो टेबल्स आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा चैप्टर रीडिंग, चैप्टर रीड करेंगे, और क्वेश्चंस जो बैक एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चन एक बार देखेंगे, क्लियर। तो इनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग आगे की क्लासेस में कंटिन्यू कर लेंगे, देख लेंगे। तो इतना आप लोग पहले ज़रूर कर लेना। तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टर्न पे वी विल डिस्कस विद अनदर चैप्टर, ओके। चलो, थैंक यू क्लास।